सेठ आर.टी. अग्रवाल, हिंदी हायर सेकेंडरी स्कूल, विषय वाणिज्य व्यवस्था और संचालन, कक्षा 12 में H.O. अग्रवाल ऑनलाइन एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम नया चैप्टर सीखने वाले हैं जो कि संचालन का एक कार्य है। अंतिम कार्य जिसे कहते हैं संचालन का, जो है नियंत्रण। 7वां चैप्टर है दोस्तों। कुल 6 नंबर का आएगा बोर्ड में। 3 नंबर का एक प्रश्न है, 2 नंबर का एक प्रश्न है और 1 नंबर का एक प्रश्न है। इस चैप्टर में अपने को क्या सीखना है उसकी चर्चा कर लेते हैं कि कौन कौन से प्रश्न इस चैप्टर के अंदर अवेलेबल है। तो आइए देखते हैं। तो इस चैप्टर में अपने सीखेंगे प्रस्तावना, नियंत्रण, उसका अर्थ, उसके लक्षण, उसका महत्व, आयोजन और नियंत्रण के मध्य में क्या संबंध है वह सीखेंगे। नियंत्रण की प्रक्रिया के सोपान कौन कौन से हैं, जिसमें 4 सोपान अपने को दर्शित दिए गए हैं यहाँ पे। मापदंडों की स्थापना करना, सूचना का संग्रह करना, कार्य का मापन करना, किए गए कार्यों की स्थापित मापदंडों के साथ तुलना करना और सुधारात्मक उपाय करना। अर्थात यहाँ पर अपने पास 3 प्रश्न अवेलेबल है। अर्थ है, महत्व है, दोनों का आयोजन और नियंत्रण के बीच में संबंध है और प्रक्रिया है। यानी कि 4 प्रश्न यहाँ पे अपने को देखने को मिलेंगे। आज अपने इस वीडियो में नियंत्रण का अर्थ और उसके लक्षणों की चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं प्रस्तावना से। तो व्यवसाय इकाई निश्चित ध्येय को प्राप्ति के लिए स्थापित की जाती है। यह ध्येय दीर्घ समय के या अल्प समय के लिए हो सकते हैं। ध्येय प्राप्ति के लिए विविध प्रवृत्तियों का आयोजन किया जाता है। आयोजन लागू करने के लिए व्यवस्था तंत्र की रचना की जाती है। इकाई की योजनाएं चाहे कितनी सावधानीपूर्वक निर्मित की गई हो और उसके लिए इकाई के आदर्श व्यवस्था तंत्र की रचना की गई हो, फिर भी विविध योजनाओं को लागू करते समय अवरोधक और कठिनाइयाँ सर्जित होती हैं। इन परिबलों को दूर करके आयोजन के अनुसार कार्य हो रहा है या नहीं, वह नियंत्रण का काम है। नियंत्रण आयोजन को पूर्ण करने के लिए कर्मचारियों की प्रवृत्तियों की जांच करता है, उनकी भूलें ढूंढता है और उन्हें सुधारने की प्रक्रिया करता है। अर्थात नियंत्रण का काम क्या है? कर्मचारी की भूलें ढूंढना, उनकी प्रवृत्तियों की जांच करना और उनकी भूलों को सुधारना। आइए बात करते हैं नियंत्रण होता क्या है। संचालन प्रक्रिया में क्रम की दृष्टि से आयोजन प्रथम कार्य है और नियंत्रण कैसा है? अंतिम काम है। ये शुरुआत से अपने सीखते चले आ रहे हैं। संक्षिप्त में कहा जाए तो आयोजन संचालन की प्रक्रिया का प्रथम सोपान है और नियंत्रण अंतिम सोपान है। आयोजन के अनुसार कार्य निश्चित हो, व्यवस्था तंत्र में इस अनुसार अधिकार और दायित्व सौंपे जाए। इस प्रकार कार्य के प्रारंभ से ही नियंत्रण का कार्य प्रारंभ हो जाता है। संचालन में होते कार्य की प्रगति, आयोजन में निश्चित किए गए मापदंडों के साथ उनकी तुलना और आने वाले विचलनों की जानकारी प्राप्त करने का कार्य नियंत्रण करता है। सामान्यतः विचलनों की सूचना प्राप्त करके उन्हें दूर करना और सुधारात्मक उपाय करने का कार्य नियंत्रण का होता है, जो काफ़ी अच्छी रीत से अपने प्रक्रिया में सीखेंगे। आइए देखते हैं अर्थ। तो कई सारे अर्थ हैं नियंत्रण के। तो सामान्य अर्थ में कहा जाए तो नियंत्रण अर्थात इकाई में कौन सा कार्य हो रहा है यह निश्चित करना, किए गए कार्य का मूल्यांकन करना और यदि आवश्यक हो तो सुधारात्मक उपाय करके कार्य करना जिससे योजना के अनुसार कार्य हो। दूसरा है आयोजन ध्येय निर्धारित करता है और नियंत्रण उसे प्रभावशाली बनाता है। हेनरी फ्यूल ने भी एक व्याख्या दी है कि व्यवसाय इकाई में सब कुछ निर्धारित योजना के अनुसार, दी गई सूचना के अनुसार और स्थापित सिद्धांतों के अनुसार हो रहा है या नहीं, इसकी जांच करने का समावेश नियंत्रण में होता है। नियंत्रण का उद्देश्य दुर्बलताओं और त्रुटियों को ढूंढना है,
जिससे इनको सुधारा जा सके और पुनः होने से रोका जा सकता है। पीटर एफ ड्रकर ने भी एक व्याख्या कही है, सिंपल और सरल व्याख्या है। उनके मतानुसार नियंत्रण अर्थात प्रयत्न और परिणाम, साधन और उद्देश्य के मध्य संतुलन स्थापित करने का कार्य अर्थात नियंत्रण। एक लास्ट में एक और व्याख्या दी गई है संक्षेप में कि पूर्व निर्धारित स्तरों के अनुरूप होते रहे इस प्रकार से प्रवृत्तियों का नियमन करना नियंत्रण का हृदय है। हमें दो व्याख्या याद रखनी है। एक तो ये कि नियंत्रण अर्थात प्रयत्न और परिणाम, साधन और उद्देश्य के मध्य संतुलन स्थापित करने का कार्य यानी कि पीटर एफ ड्रकर के अनुसार, और दूसरी आयोजन के अनुसार कार्य हो रहा है या नहीं यह देखने का कार्य अर्थात नियंत्रण। सिंपल और सरल व्याख्या। तो इन दोनों व्याख्या में से अपने कोई भी एक व्याख्या लिख सकते हैं। अब बात करते हैं लक्षणों की। तो कुल अलग अलग प्रकार के लक्षण देखने को मिलेंगे नियंत्रण में, जिसमें पहला है कि आयोजन के साथ संबंध। आयोजन और नियंत्रण दोनों एक सिक्के के दो पहलू माने जाते हैं। आयोजन योजना के निर्माण का कार्य करता है और नियंत्रण योजना के अनुसार कार्य होता है या नहीं वह कार्य करता है। व्याख्या में मैंने आपको बताया कि आयोजन के अनुसार कार्य हो रहा है या नहीं यह देखने का कार्य नियंत्रण का होता है। इसीलिए आयोजन और नियंत्रण को जुड़वा बालक कहा जाता है अथवा एक सिक्के के दो पहलू माने जाते हैं। आयोजन के बिना नियंत्रण असंभव होता है क्योंकि नियंत्रण आयोजन पर टिका हुआ है। दूसरा मुद्दा है संचालन के प्रत्येक स्तर पर नियंत्रण का कार्य देखने को मिलता है। नियंत्रण का कार्य संचालन के प्रत्येक स्तर पर होता है। किसी एक विभाग या अनुभाग तक नियंत्रण कार्य सीमित नहीं है। संचालन के प्रत्येक स्तर में अधिकारियों या पदाधिकारियों द्वारा अपने अधीनस्थों या कर्मचारियों का नियंत्रण किया जाता है। नियंत्रण की मात्रा में कमी वृद्धि यह संचालन के स्तर पर आधारित होती है। फिर चाहे वो संचालन के उच्च स्तर हो, चाहे वो मध्य स्तर हो या निम्न स्तर हो, प्रत्येक स्तर पर नियंत्रण अपने को देखने को मिलेगा। उच्च अधिकारी उसके जैसे कि उच्च स्तर के अंदर सीईओ है, वो जनरल मैनेजर पर नियंत्रण रखता है। विभागीय अधिकारी अपने अलग अलग विभाग के कर्मचारियों पर नियंत्रण रखता है, अपने अधिकारियों पर नियंत्रण रखता है। और मध्य स्तर पर सुपरवाइज़र, फोरमैन, श्रमिकों पर नियंत्रण रखते हैं। यानी कि नियंत्रण प्रत्येक स्तर पर देखने को मिलता है। निरंतर प्रक्रिया है नियंत्रण। इकाई की प्रवृत्तियों पर एक बार नियंत्रण करने के पश्चात सभी सदैव के लिए सभी आयोजन के अनुसार होगा ऐसा मानना भूल वाला है। वास्तव में प्रत्येक कर्मचारी की प्रवृत्तियों की निरंतर देखरेख करके विचलनों को दूर करने के लिए प्रयत्नशील रहना पड़ता है। गुणवत्ता बनाए रखनी पड़ती है। उसके लिए अंकुश तथा खर्च पर अंकुश के महत्व की निरंतर की प्रवृत्तियाँ होती हैं। अर्थात निरंतर जब तक इकाई चालू रहती है तब तक चलता रहता है। संचालन का अंतिम कार्य। संचालन में आयोजन द्वारा इकाई के उद्देश्य निश्चित किए जाते हैं। व्यवस्था तंत्र द्वारा उनको लागू किया जाता है। कर्मचारी व्यवस्था की रचना करके उनको मार्गदर्शन दिया जाता है और उसके बाद नियंत्रण का कार्य प्रारंभ होता है। वैसे नियंत्रण शुरू से अंत तक रहता ही है, फिर भी नियंत्रण कार्य अंतिम माना जाता है। अर्थात संचालन के सभी कार्य नियंत्रण से पहले किए जाए यह आवश्यक है। नियंत्रण का कार्य नियमन करने का है, जो इकाई की प्रवृत्तियाँ कार्यरत होने के पश्चात ही प्रारंभ होती है। इसलिए नियंत्रण संचालन का अंतिम कार्य है। शुरुआत से सीखते चले आ रहे हैं कि संचालन का प्रथम कार्य आयोजन है, जबकि नियंत्रण जो है अंतिम कार्य माना जाता है, क्योंकि सभी कार्य होने के पश्चात ही नियंत्रण का कार्य प्रारंभ होता है। अगला मुद्दा है भविष्य के साथ संबंध। आयोजन का भविष्य के साथ संबंध है।
संचालक भूतकाल को नियंत्रित नहीं कर सकता। वे भूतकाल की घटनाओं का अवलोकन करके उसका मूल्यांकन करते हैं जिससे उनका लाभ भविष्य में प्राप्त हो सके। वे भूतकाल की घटनाओं का अवलोकन करके उनका मूल्यांकन करते हैं जिससे उनका लाभ भविष्य में प्राप्त हो सके। नियंत्रण का उद्देश्य ही भूतकाल में हुई भूलें, दुरुपयोग और नुकसान भविष्य में न हो इसकी सावधानी रखना है। नियंत्रण भावी सुधार का विचार भी माना जाता है। छठा पॉइंट है रचनात्मक प्रवृत्ति है। नियंत्रण का सामान्य अर्थ इस प्रकार से लिया जाता है कि इसमें कर्मचारी का कार्य करने की स्वतंत्रता का हनन होता है। यह मान्यता गलत है। वास्तव में कर्मचारी अपने कार्य का आयोजन के अनुसार करे, यह देखना और उसके अनुसार मार्गदर्शन देने का कार्य नियंत्रण का होता है, न कि उनके कार्यों में विपक्ष डालना, न कि उनके कार्यों को रोकना, न कि उनको स्वतंत्रता का हनन करना। इसलिए नियंत्रण निषेधात्मक प्रवृत्ति नहीं है परंतु सकारात्मक प्रवृत्ति मानी जाती है। प्रश्न आ सकता है 2 नंबर में कि नियंत्रण नकारात्मक नहीं परंतु सकारात्मक है, बताइए कारण देखकर। तो अपने को ये पैराग्राफ लिखना पड़ेगा। नियंत्रण होती भूलों को सुधारता है और फिर से न हो ऐसा उपाय लेना है। इस प्रकार नियंत्रण रचनात्मक प्रवृत्ति भी माना जाता है। प्रश्न आ सकता है कि नियंत्रण रचनात्मक प्रवृत्ति क्यों है, तो अपने को ये पैराग्राफ लिखना होगा। फिर 7वां है आंतरिक प्रक्रिया है। नियंत्रण आंतरिक प्रक्रिया मानी जाती है। इकाई की विविध प्रक्रियाएं जैसे कि उत्पादन, क्रय, विक्रय, वित्तीय बातें, वित्त, हिसाब तथा कर्मचारी की कार्य पद्धति के साथ नियंत्रण की पद्धति को बुन लिया जाता है, जिसके कारण इन कार्यों पर अंकुश रखा जा सकता है। जबकि बाह्य प्रवृत्तियां जैसे कि सरकार की नीतियां, उसमें परिवर्तन हो, तेजी मंदी की स्थिति हो, लोगों की मनोवृत्ति हो, फैशन में परिवर्तन हो, इत्यादि बातों पर मनुष्य का किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं रहता, मालिक का नियंत्रण नहीं रहता। इसके लिए नियंत्रण आंतरिक प्रवृत्ति मानी जाती है। फिर 8वां है गतिशील प्रक्रिया। नियंत्रण का कार्य आयोजन के साथ जुड़ा हुआ है। आयोजन और अंदाज पर आधारित सुझाई गई बौद्धिक प्रक्रिया है। अलग अलग परिबलों के अनुमान बदले उसके अनुसार आयोजन के लक्ष्यांकों में परिवर्तन हो और उसके अनुसार नियंत्रण की प्रक्रिया में भी शीघ्रता से परिवर्तन किया जा सकता है, अर्थात नियंत्रण गतिशील प्रक्रिया मानी जाती है। 9वां है व्यक्तिलक्षी प्रक्रिया अथवा प्रवृत्ति। नियंत्रण व्यक्तियों द्वारा, व्यक्तियों के लिए और व्यक्तियों की प्रवृत्तियों को सुधारने के लिए की जाने वाली प्रवृत्तियां हैं। इसके केंद्र में व्यक्ति होता है। नियंत्रण अधिकारियों द्वारा कर्मचारियों का किया जाता है। प्रत्येक प्रवृत्तियां तथा कार्य कर्मचारी द्वारा ही किए जाते हैं। जो भूलें तथा विचलन मिलते हैं वो भी व्यक्तियों से ही होते हैं। इस तरह अंकुश एक व्यक्तिलक्षी प्रवृत्ति मानी जाती है। ये भी 2 नंबर में आ सकता है कि नियंत्रण व्यक्तिलक्षी प्रवृत्ति क्यों है, तो उसका भी आंसर अपने को इस पैराग्राफ द्वारा देना है। लास्ट मुद्दा है नियंत्रण औपचारिक या अनौपचारिक दोनों हो सकते हैं, तो विधान सत्य है। इकाई में व्यावसायिक और उत्पादन प्रवृत्ति के संदर्भ में नियंत्रण की व्यवस्था औपचारिक स्वरूप में स्थापित की जाती है, परंतु समय बीतने पर इकाई में अनौपचारिक स्वरूप से भी नियंत्रण की व्यवस्था का विकास करना पड़ता है। ऐसे अनौपचारिक नियंत्रण व्यवस्था कई बार अधिक प्रभावशाली सिद्ध होते हैं। तो ये प्रश्न यहाँ पर पूरा हुआ नियंत्रण के बारे में, संदर्भ में नियंत्रण का अर्थ और उसके लक्षण। महत्वपूर्ण प्रश्न है, 3 नंबर का, कई बार एग्जाम में आता है। खास करके इस चैप्टर में से नियंत्रण की प्रक्रिया अधिक बार पूछी गई है, तो खास प्रक्रिया की तरफ अपने ध्यान केंद्रित ज़्यादा करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में महत्व और उसकी प्रक्रिया के बारे में अपने चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर ये प्रश्न पूरा हुआ। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट टाइम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद,
जय भारत।